अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक अहम खबर है जो आपके साथ शेयर करूंगी। सेनेट की 19 नशस्तों के लिए पोलिंग का वक्त अभी खत्म हो चुका है। इस्लामाबाद की 2 हैं, पंजाब में 4 और सिंध की 12 नशस्तों पर वोट डाले गए। सुबह 9 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही है। अभी आपको ताज़ा सूरत हाल बता रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से 19 नशस्तों के लिए पोलिंग का वक्त अब खत्म हो चुका है। इस्लामाबाद की 2 हैं, पंजाब में 4 और सिंध की 12 नशस्तों पर वोट डाले गए। सुबह 9 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही है और ये 30 नशस्तों पर इंतखाबात थे जो कि अभी बताया जा रहा है कि 19 नशस्तों के लिए पोलिंग फिर हुई जो कि अब वक्त खत्म हो चुका है। इस्लामाबाद की 2 हैं, पंजाब में 4 हैं और सिंध की 12 नशस्तें हैं जिन पर वोट डाले गए हैं। अभी वोटों की गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। मुल्क के ऐवाने 12 की ये नशस्तें थी जिनके लिए पोलिंग का वक्त अब खत्म हुआ है। सीनियर तज्ज़िकार एहतशामुल हक साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, कहिएगा, जाहिर है कानून साजी के लिए जब तक ऐवाने बाला से कोई भी बिल या कानून पास ना हो वो अपनी शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता, कानूनी असल शक्ल। तो ये इंतखाबात बहुत अहमियत के हामिल हैं। दिन भर जिस तरह से पोलिंग का अमल जारी रहा है, कैसे देखे आपने सूरत हाल? देखें, अब जिस तरीके से 18 तो सहरिश आपको पता है कि बिला मुकाबला लोग सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। 30 सीटों पे इलेक्शन होना है। उसके अलावा आपने देखा कि जिस तरीके से केपी की तो 11 सीटें बनती हैं। कहा जा रहा है कि जो उस पर पीटीआई ने जिस तरह बाइकआउट किया हुआ है, बावजूद इस बात के कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा, शावर हाई कोर्ट ने भी कहा उनको कि भाई ठीक है इलेक्शन में हिस्सा लें, लेकिन वो मुसलसल एक ही बात कर रहे हैं कि जब तक मखसूस नशिस्तें और ख़वातीन की नशिस्तें हमें नहीं दी जाएंगी हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो फ़िलहाल तो ये उन्होंने पोस्टपोन कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, जो केपी की हद तक सेनेट का इंतखाब था जिसको वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। अब अगली बात यह है कि जो सूरत हाल इस वक्त सेनेट है, सेनेट ये टोटली इस वक्त गैर फ़ाल है हमारा। देखें, एक कितने दिनों से कोई नहीं हो रहा, उसका चेयरमैन नहीं है, डिप्टी चेयरमैन भी शायद नहीं है उसका। और उसके बाद ये है कि जी जिस तरह इसको पूरा होना चाहिए था, इसका फोकस बढ़ के जितना हाउस मुकम्मल होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है एक लिहाज से तो ये परेशानी होगी, क्योंकि आपने देखा कि जो भी हुकूमत है इस वक्त, जो मौजूदा हुकूमत है, इसमें नेशनल असम्बली में कोई बिल आ जाता है, कोई पास करना है, फिर वो अगर जाता है सेनेट में पास होने के लिए वहाँ पे रुक जाएगा, तो ये थोड़ी देर के लिए मुश्किलात होंगी। और वैसे भी अपर हाउस का एक परसेप्शन होता है कि जी बड़ा आपका एक पार्लियामेंट का एक बड़ा हिस्सा है, उसको गैर फाल नहीं होना चाहिए और ये गैर फाल होना इसके लिए ठीक नहीं है। अब जो जिस नतीजे पे हम पहुंच रहे हैं वो तो लग रहा है, लोग जिस तरह वोट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी PMLN के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी 62% जो मेजॉरिटी हो जाएगी, सिंगल मेजॉरिटी जो है ना वो उसकी PTI की होगी। सही। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। इस वक्त मलिक सईद ने हमें ज्वाइन किया है जो कि हमें ताज़ा सूरत हाल बताएंगे। उनके बोलिंग का वक्त अब खत्म हो चुका है, गिनती का अमल इस वक्त जारी है। मलिक सईद, ताज़ा सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेनेट के इलेक्शंस के लिए इस्लामाबाद की 2 नशस्तों पर वोटिंग का अमल आज जारी रहा था। अरकान कौमी असम्बली ने जो है वो कौमी असम्बली हाल में वोट डाले। कौमी असम्बली हाल को जो है वो पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन के अमले की जानिब से जो है वो आज वोटिंग करवाई गई। तकरीबन 308 के करीब अरकान ने जो है यहाँ पर अपना वोटिंग का हक इस्तेमाल किया और इंतखाबी अमले के ने बैलेट बॉक्सेस खोल दिए हैं, जिसके बाद बैलेट बॉक्स के खोलने के बाद पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में जो है वो गिनती का अमल शुरू हो चुका है। नून लीग के तारिक फजल चौधरी, जबकि PP के अब्दुल कादर पटेल और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है वो साहबजादा सिबगतुल्लाह पोलिंग एजेंट हैं। और ये बताता चलूं कि आज जो है वो टेक्नोक्रेट की सीट पर इसहाक डार, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा अनसर और इसी तरह जनरल नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद के राना महमूद हसन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फरजंद अली शाह के दरमियान मुकाबला। आज सारा दिन जो है वो पार्लियामेंट हाउस में चहल पहल देखी गई। जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो कायदीन हैं, जैसे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के कायद जो है वो नवाज शरीफ और इसी तरह दीगर रहनुमा अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अरशद कैसर और दीगर तमाम जो है वो आते रहे और अपना वोट का हक अदा करते रहे। एक सुबह आज 9 बजे वोटिंग का अमल शुरू हुआ, जिसके दौरान जो है वो जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम थे उनकी जानिब से यही कहा गया कि जी
ठीक है मलिक सईद, आप मेरे साथ रहिएगा। फातिमा शिराजी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। फातिमा से हम सूरत हाल जानेंगे पंजाब की। फातिमा बताइएगा। जी बिल्कुल, सेनेट की 48 नशिस्तों में से 30 का सीटों पे आज इलेक्शन हुआ है और पोलिंग का अमल जो है सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिला किसी वक्फे से जारी रहा और बड़ा पुरअमन तरीके से जो है वो पोलिंग होती रही। अब से कुछ देर बाद जो है वो गिनती का आगाज़ भी हो जाएगा। नून लीग को ओवरऑल अगर वोट की बात की जाए तो 355 जो है वो पंजाब असम्बली के अरकान ने वोट कास्ट किए हैं। तरीके लबैक ने किसी को भी वोट कास्ट नहीं किया। अगर नून लीग की बात की जाए तो उन्होंने 246 उन्हें जो है वो हुकूमती अरकान उन्हें चाहिए थे, जिसमें से 216 उनके खुद के थे। जबकि अगर ओवरऑल बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के जो है वो नून लीग इत्तेहाद में शामिल थे। अगर इसमें टेक्नोक्रेट सीट की बात की जाए, 2 सीट्स और टेक्नोक्रेट की थी, 2 अकलियत की और 2 खवातीन की और 1 अकलियत की थी। टेक्नोक्रेट में नून लीग की जानिब से मुसद्दिक मलिक थे और जो है सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से जो थे वो ताहिर खलील सिंधु थे और इतना खवातीन में अनुशे रहमान और बुशरा अंजुम थे। और पीपल्स पार्टी से फ़ायज़ा मलिक ने वैसे ही वो दस्तबरदारी कर चुकी थी और तरीके इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से सनम जवेद जो कि जेल से ही इलेक्शन लड़ रही थी, उनकी जो है वो उनका नाम दिया गया था। वोट कास्ट 355 लोग कर चुके हैं। गिनती का अमल अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा और तकरीबन 5 बजे तक जो है वो फाइनल रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। जी ठीक है, 5 बजे तक फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। एहतशाम साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं। अभी जो ये हुक्मरान इत्तेहाद है उन्होंने तो 2/3 अक्सरियत पर नजरें जो है मरकूज की हुई है। पंजाब में सूरत हाल बड़ी दिलचस्प रही है। मोहसिन नकवी साहब का जो केस है कि जिस तरह आज़ाद हैसियत में उन्होंने बोला कि वो जी इलेक्शन लड़ेंगे और वैसे आमतौर पर यह होता है कि अरकान खुद पीछे पीछे होते हैं हुक्मरान जमात के अरकान के, लेकिन यहाँ तो सुनने में ऐसी सूरत हाल आई कि उनके पीछे थे। पीपल्स पार्टी वाले भी उनके हक में बात कर रहे थे, नून लीग वाले भी उनको वोट देना चाह रहे थे। तो उनसे बल्कि सवाल भी हुआ कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आपके पास है कि सभी आपके पीछे हैं। कितना दिलचस्प देखा आपने सूरत हाल को? देखें, इस लिहाज से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपने देखें काकड़ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, केयर टेकर, और फिर आपने देखा जिस अंदाज से केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पे मोहसिन नकवी साहब ने परफॉर्म किया। कहा जाता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट को भी पसंद आया और इसी वजह से उनको इंटीरियर मिनिस्टर बनाया गया और फिर ये भी तय हुआ कि जी उनको सेंटर भी बनाया जाएगा, काकड़ साहब को भी, उनको भी। और साथ साथ मोहसिन नकवी आपने देखने बड़ी लिक्रेटिव पोजीशन चेयरमैन पीबीसी स्पोर्ट्स बोर्ड के भी हैं। कहा जाता है 35-40 लाख तनख्वाह है, अरबों रुपए का वहाँ पे बजट है। फिर आपको मुझे रिश्तेदार अजीज़ों को भी मोबिलाइज कर सकते हैं कि किसका बच्चा जो है ना वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आया है तो उसको कौमी टीम में शामिल किया जाए। और दूसरा देखें लाइटर नोट पे कि ये JUI का रोल, एक तरफ तो सहरिश वो उन्होंने हर चीज़ की मुखालफत की है, वो PTI के साथ मिलकर तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं उनके लोग भी, JUI ने भी फैसला किया है कि जी रूलिंग पार्टी को वोट किया जाएगा सेनेट के लिए। KP में तो चलें अभी रहता है, बाकी जो में भी जहाँ वहाँ कोई एक आध उनकी सीट है। तो ये भी आप देख लें, दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं, मफादात सबके जो है ना वो इसी वजह से होते हैं। आप फॉर द टाइम बिंग जिस अंदाज से हम देख लें कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से वो थोड़ा सा दूर हुए हैं, लेकिन अपना इन रोड बना रहे हैं। वो अभी चाहते हैं कि लोग उनके साथ चलें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी तल्लुकात बेहतर हो। तो जनरली यही कहा जा रहा है कि ये सेनेट की कंपोजिशन जो बन जाएगी ये पीपल्स पार्टी PMLN के लिए विन विन सिचुएशन होगी और इनका जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर PTI रहेगी। सही, वैसे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है नंबर गेम के हवाले से? देखिए नंबर गेम में तो ये तो आपको पता है फोरगॉन कंक्लूजन होता है सहरिश के, आपकी सिवाय इसके कि कोई एक आध को जगह पे ऐसा होता है कि लोग वोट ना दें, लेकिन सबको पता होता है कि जी आपके नंबर्स गेम में आपके MNAs कितने हैं, आपके MPs कितने हैं, उन्होंने वोट करना है और सेनेट के मेंबर बनाना होता है। तो वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे पहले भी अंदाज़ा था और इससे पहले जब देखा आपने जहाँ पे बिला मुकाबला जो लोग मुंतखब हुए थे 18, वो भी सबको पता था किसकी तरफ से आए हैं। तो मोहसिन नकवी साहब का और इनका जिसको कहते हैं एंट्री ज़बरदस्त है काकड़ साहब वाली। अब यहाँ पे उनको क्या रोल दिया जाएगा ये देखने वाली बात है, लेकिन जनरली लगता है कि स्मूथ सेलिंग होगी। असल लड़ाई झगड़े जो है ना कौमी असम्बली में होंगे जहाँ पे एक तक एक बड़ी फॉर्मिडेबल PTI होगी और असल जो हमें नजर आएगा ना कन्फ्रंटेशन वो हमें कौमी असम्बली में नजर आएगी। ठीक है, एहतशात इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली रजा
रजा शाह साहब जो कि तज्जियाकार हैं। थैंक यू सो मच अली रजा साहब आपके वक्त के लिए। मुझे बताइएगा, जिस तरह केपी में बाइकआउट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उस चीज को मशरूत कर दिया है कि जब तक उनको उनकी नशिस्तें मखसूस वापस नहीं मिलेंगी तब तक वो नहीं इस तरह से इलेक्शन में शिरकत करेंगे और इलेक्शन होगा, क्या ये ठीक किया गया उनकी जानिब से? ये मामला तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, वो लिस्टें और फिर इलेक्शन कमीशन और फिर जी मिल सकती है नहीं मिल सकती, बड़ी डिबेट चलती रही है। लेकिन इस मौके पे आके जब ये इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, जाहिर है माने बाला है और इसका फाल होना बहुत जरूरी है, तो ऐसे में बाइकआउट करना क्या ये ठीक है? जी अली रजा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? सेनेट का इलेक्शन है जी 18 जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे जो था आपने सुना या मैं रिपीट करूं? जी जी जी, आपका सवाल मैंने सुन लिया, बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। सैरिश, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तर्ज सियासत है वो शुरू से बिल्कुल एक जो कौमी धारे की सियासत होती है या जो एक स्टेटस मैन की सियासत होती है ना, वो उससे मुख्तलिफ रहा है। हमेशा ये उस तरफ चले हैं, उस डगर पर चले हैं जो बिल्कुल मुखालफ, बिल्कुल मतलब एक किसी के समझ में आने वाली बात नहीं होती। बात यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट के उधर केपीके में इलेक्शन होने देती तो उनको नुकसान होना था। नुकसान उनको क्या होना था? 25 मखसूस नशिस्तें हैं जिनके ऊपर हलफ होना था। अगर उन 25 मखसूस नशिस्तों पर हलफ हो जाता, वो 25 लोग वोट डालते और उनके वो 4 सेनेट की नशिस्तें निकालते वहां से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन 11 में से 4 सेनेट की नशिस्तें हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उनको ये लगता है कि ये हमारी हैं। अब जबकि देखा जाए तो वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, जिस पेशावर हाई कोर्ट को वो हमेशा से फेवरेट करार देते रहे हैं, जिस पेशावर हाई कोर्ट के इंतखाबी निशान का मामला हो, कोई और पार्टी फंडिंग का मामला हो, कलअदम करार देने का मामला हो, हर जगह पे पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैश करवाने की कोशिश की है, उसको पे बयानियां बनाने की कोशिश की है। तो यहां पर भी पेशावर हाई कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि आप उन 25 मखसूस नशिस्तों पर हलफ लें, लेकिन वो हलफ इसलिए नहीं लिया गया कि अगर हलफ ले लेते तो 4 नशिस्तें हाथ से चली जानी थी। इस तरह से अब उनको ये लगता था कि उन 25 नशिस्तों के बगैर अगर इलेक्शन करवाएंगे तो 11 में से 10 सेनेट की नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेगी। तो असल मसला ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े दिल का, बड़े ज़र्फ का मुजाहरा कर नहीं पा रही, और ये हर दफा हुआ। इससे पहले भी यही बात शाम साहब की तरफ लेकर जाऊंगी, जो अभी अली रजा ने बात की थी। शाम साहब वो कह रहे हैं जी बड़े दिल का, बड़े ज़र्फ का मुजाहरा नहीं कर रहे और सीटें इनकी हाथ से निकल सकती थी, इसलिए इन्होंने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। तो ये ऊंट फिर किस करवट बैठेगा? इसका हल कौन निकालेगा? जब पेशावर हाईकोर्ट का फैसला था, जिसको वो कह रहे हैं कि जी वो उनके ख्याल में बिल्कुल अनबाइस्ड होकर बात करते हैं, तो फिर क्या ये इसका हल किस तरह निकलेगा? सोल्यूशन क्या है? देखिए सर, जब आप जिद और घमंड से आप बात करेंगे और फैसले सियासी बुनियादों पे नहीं करेंगे और सिर्फ आप दावा करते रहेंगे कि जी हमें 3 करोड़ लोगों ने वोट किया, हमारी 180 नशिस्तें बनती हैं कौमी असम्बली की, हमें दी जाएं, और भाई इस मुल्क में कोई कानून और लॉ भी है ना, कोई तरीकाकार भी है। अभी देखें, बार बार आपसे कहा जा रहा था कि जी आप कह रहे थे जी इलेक्शन हमसे छीन लिया गया और आपने टोटल 22 आपकी उजरदारियाँ दाखिल की थी, अब जाके 30 हुई हैं। भाई आप पूरे मुल्क पे कहते हैं आपके साथ धांधली हुई, तो उजरदारियाँ तो दाखिल करें। और दूसरी बात यह है कि ट्रिब्यूनल है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, एक तरीकाकार है मुल्क का, एक निज़ाम है, गलत या सही उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे प्रोसेस से आपको जाना चाहिए आगे। इसी तरह से आप यहाँ पे अड़ रहे खाम का, सही कह रहे हैं लजा के 4 सीटें इनके हाथ से जाएंगी, लेकिन वो अड़े हुए कि नहीं करना। उनका ये ख्याल है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और अली जफर भी कह रहे हैं और गौर खान भी कह रहे हैं कि हमें वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। भाई वहीं से आपको पहली दफ़ा आपने जब बल्ला आपसे छीना गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इलेक्शन के तरीकाकार है वो आपने अडॉप्ट नहीं किया। इलेक्शन के डेज में बड़ा इस पर डिस्कशन हुआ, फिर माजी की मिसालें भी कुछ दी गई कि हाँ जी बाप पार्टी भी हमारे सामने फॉर एग्जाम्पल मौजूद है, उनके साथ भी यही सारी सूरत हाल थी, लेकिन उनको मिली उनकी नशिस्तें। तो फिर इनके साथ इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा था कि भी वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा। देखिए, बाप पार्टी का मामला बिल्कुल डिफरेंट था, इनका मामला बिल्कुल डिफरेंट है। जिस अंदाज से इनका केस इलेक्शन कमीशन गया, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े, कोई केस बाप पार्टी के हवाले से लेके नहीं गया था, किसी ने उस तरह कॉन्टेस्ट नहीं किया था उनको। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है ना,
कि आप पहले गए भले के निशान के बारे में वो नहीं मिला, फिर आपने देखा कि मखसूस निश्चितों का मामला है, वहाँ पे भी आपके साथ कोई इतना वो नहीं हो रहा, फिर जिस अंदाज से हल्फ लेने की बात की थी आपने वो भी नहीं की, और फिर आपको कहा गया मखसूस निश्चितों के लिए बाकायदा पार्टी होनी चाहिए। आपकी अपनी पार्टी आपने पता नहीं कहाँ घुमा दी है, सुन्नी तहरीक में आप शामिल हो गए। वो खुद अली रज़ा साहब और रज़ा साहब जो उनके हैं सरबराह हैं, उन्होंने आज़ाद इलेक्शन जीता, अपना उनके पास वो निशान ही नहीं था, उसके बाद अपनी पार्टी का फिर आप सुन्नी इत्तेहाद में आप चले गए। तो बहुत सारी बातें इनकी अपनी हैं। जब आप कानूनी और आइनी पॉइंट पे इलेक्शन नहीं लड़ते या सियासत नहीं करते और सिर्फ सियासत बराए सियासत करते हैं तो आपको नुकसान होता है। और हमारे मुल्क में या जिस मुल्क में भी आप चले जाएं तो सियासत आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ का नाम है। अभी जिस अंदाज से आपने देखा सारे केस इनके वकीलों ने हराए, एक अलग इनकी एक बहस शुरू हो गई है कि वकील हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, सियासतदान उनको पीछा किया जा रहा है, पीछे हटाया जा रहा है। तो बात तो यह है कि अपने मुकदमात आपने चाहे बल्ले का निशान था चाहे मखसूस निश्चितों वाला है, आप इसको सियासी लॉ पॉइंट से नहीं लड़ रहे, सियासी पॉइंट से लड़ रहे हैं, इसी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। मेरा ख्याल है वो एक एलिमेंट हरदर्मी का है, वो नहीं रुक रहा। तो शायद चलिए देखते हैं जी इनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, ये तो खैर अब आगे आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं चाहूंगी अली रज़ा साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आज कौन किसको सरप्राइज देगा, या वो कौन सी जमात है जिसको मायूसी होने जा रही है, क्योंकि अभी 5 बजे ऐलान हो जाएगा जो भी रिजल्ट्स होंगे। जी सर, सरप्राइज इसलिए नहीं है कि ये सरप्राइज अगर था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए था, तो वो वहां पर केपीके में अगर वो मखसूस नशिस्तों पर हलफ होने देते। बाकी सरप्राइज इसलिए नहीं है कि बाकी तो काफी चीजें जो है मैनेजमेंट के साथ हो गई थी। आपने देखा पंजाब के अंदर कुछ लोग उन्होंने बाहमी रजामंदी से कुछ लोग जो है वो जिन पे उनको खतरा था, खदशात थे, वो बिला मुकाबला मुंतखब करवा लिए। बलूचिस्तान में भी ऐसे हुआ और वफाक में भी जो 90% तो वही जो रिजल्ट नताइज आने हैं जो इस वक्त हुकूमत में हुकूमती इत्तेहाद है उसने जो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो नताइज आएंगे। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो सकता है कि एक आध वोट आगे पीछे होने की जो आपको इसके बाद कोई इतलात हैं, अदरवाइज सरप्राइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर हुए तो ये होंगे। उसके अलावा बाकी सारी रूटीन की जो है वो मामला है। लेकिन इसके बाद देखा है अली रज़ा साहब, जो फैसल वाउडा साहब की बड़े वो खबरों में गर्दिश में रहे हैं और जनाब जरदारी साहब ने कहा कि जी कोई मसला ही नहीं है और पीपल्स पार्टी ने उनकी सपोर्ट में बात की है, ये क्या हुआ? आपकी आवाज कट गई थी गालिबन, आप शायद मैं फैसल वाउडा साहब की बात कर रही हूँ कि ये जो अचानक से पीपल्स पार्टी उनकी हिमायत में सामने आई है, ये सारा मामला क्या हुआ? देखें, फैसल वाउडा साहब जो है वो सिंध के आप समझ लें जो है वो मोहसिन नकवी हैं, तो डेफिनेटली फैसल वाउडा साहब ने एक बड़ा किरदार अदा किया था। अगर मैं न्यूट्रल होकर उनकी बात करूं, बाकी तमाम चीजों से इख्तलाफात तो हैं। उन्होंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये 9 मई के मामला कर रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार की सियासत की तरफ जा रही थी, इमरान खान साहब उनके लोग उनको इंस्टिगेट कर रहे थे, उनके लोगों को 9 मई का सानिया करवाने में, उस वक्त फैसल वाउडा साहब ने बहुत ज्यादा अहम और बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया था। फैसल वाउडा साहब चाहते तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहते और वो भी उसी चीज का हिस्सा बन जाते, लेकिन उन्होंने प्रो पाकिस्तानी होने का जो है एक सबूत दिया था। तो फैसल वाउडा साहब की खिदमत इस लिहाज से तो हैं, तो पीपल्स पार्टी को भी जरदारी साहब भी एक बड़े खिलाड़ी हैं और वो मुस्तकबिल का सोचते हैं। तो फैसल वाउडा साहब की जो वो हमायत और सपोर्ट कर रहे हैं वो मुस्तकबिल का सोच कर रहे हैं। और आपको मुस्तकबिल में इस जो उन्होंने हमायत की है फैसल वाउडा साहब की और उनको वो सेनेटर मुंतखब करवा रहे हैं, ये आपको 6 माह बाद साल बाद पता चलेगा कि वो किस लिए किया है। जरदारी साहब की हिकमत कुछ अर्से बाद समझ में आती है। सही जाहिर है वो हिकमत तो उनकी बिलाशुबा वो उसके किंग है। मुफाहमत की बात हो या हिकमत अमली की बात हो, मसाइल का हल निकालना बहुत अच्छा जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो सूरत हाल है, जाहिर है हम देख रहे हैं कि नई हुकूमत है, मसाइल का एक अंबार है, कानून साजियाँ होनी बहुत ज़रूरी है, रिफॉर्म्स की मैशत ज़रूरत है। तो ऐसी सूरत हाल में ऐवान बाला का प्रॉपरली फ़ाल होना और इस तरफ काम प्रॉपरली नीयत के साथ करना, ये इस वक्त की इतनी अहम ज़रूरत है। देखिए सहरिश, बहुत बड़ी जरूरत है, उसकी वजह है और इसमें भी एक रुकावट डाल दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मैं उस पर बाद में बात करता हूँ। पहले जो जरूरत है वो जो आपने बहुत अहम सवाल किया, जरूरत यह है, देखिए इस वक्त बहुत अहम कानून साजियां जो रुकी हुई हैं, टैक्स रिफॉर्म्स हैं। इस वक्त इस गवर्नमेंट ने अपने पूरे 5 साल का जो टैक्स का
निज़ाम है, टैक्स का जो रोड मैप है उसको तय करना है, और उसके लिए जरूरी है कि कुछ कानून साजियां हैं, कुछ रिफॉर्म्स है, वो उनकी मंजूरी जरूरी है। तो वो डेफिनेटली जब तक सेनेट फॉल नहीं होगा तब तक वो नहीं हो पाएंगी। उसके अलावा कुछ ऐसी कानून साजियां हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के बहुत सी जो ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसा गंद है जो साफ करना है, जो कि पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान का जो एक सोशल फैब्रिक है जो उसको दबा कर रहा है, कुछ इस लिहाज से भी बहुत सी कानून साजियां जो रुके हुई हैं वो मंजूर होनी है। तो ये इसलिए ये फॉल होना बहुत जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इधर भी ये किया कि उन्होंने वो जो केपीके के इंतखाबात हैं वो रुकवा दिए। अब उनकी वजह से सेनेट चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब है वो तब नहीं हो सकेगा जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होगा। वो केपीके के इंतखाबात होंगे वहां पे सेनेट में, सेनेट के, तो लेकिन ये जरूर है कि तब तक वो जल्द इस मसले का भी हल निकलेगा। और जाहिर है ये इंतखाबात जो कि होना जरूरी है अपने वक्त पर, केपी के भी होंगे और ये असेंबली भी फाल तरीके से अपना काम करेगी। ये माने वाला की एक अपनी अहमियत है और कानून साजी के लिए जाहिर है कि तमाम अरकान बड़ी अहमियत के हामिल होंगे। तो बेहतर है कि जल्द अज जल्द ये अमल भी अपने इख्तिताम को पहुंचे। थैंक यू सो मच रजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। अभी नाजरीन मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं रमीज कादरी साहब जो कि नात ख्वाह मेरे साथ तशरीफ फरमा है, मैं इनसे गुजारिश करूंगी खूबसूरत सा कलाम जो कि आप नजर करें और उसी के साथ फिर हम ब्रेक पर चले जाएंगे। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका करो मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका करो मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। बड़े ज़बरदस्त मेहमान जो कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और दियार गैर से आए हैं, ईरान से तशरीफ़ लाए हैं और क्या खूबसूरत ये क़िरत के साथ पढ़ते हैं और इनको अवार्ड मिल चुका है नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी। कारी अमीर हुसैन अनवारी साहब इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ इस वक्त नजम शाह साहब तशरीफ़ फरमा है जो कि जो ये बात करेंगे उसको ट्रांसलेट करेंगे, इनके ट्रांसलेटर हैं। बहुत शुक्रिया नजम साहब आपकी आमद के लिए। नजम साहब, मेरा पहला सवाल इनसे यही कि इन्होंने किस एज में क़िरत शुरू की और कैसे इनको ये महसूस हुआ कि इनको इस तरफ इनका रुझान है, ये करना चाहिए? आराम दोबारा दौरान हम सवाल میپرسم چه سالی شروع کردین با چه انگیزه‌ای وارد این زمینه شدین شما؟ بله، از کودکی قرآن رو شروع کردم و علاقه خاصی داشتم. به واسطه تشویق پدر مادرم و خانوادم جلسات قرآن شرکت کردم. در یکی از مساجد دیگه است زیر نظر استاد محمد حسن حسنزاده و جلسات ایشون رو شرکت میکردم و خب قرآن رو به طور به اصطلاح حرفه‌ای کار میکردم، هم از صوت و لحن و تجوید اینا. ये कह रहे हैं यस्त में हमारे शहर में जो वो कुरानी प्रोग्राम वगैरह होते थे, कुरानी जलसे होते थे, तो उसमें वहाँ पे कारी वगैरह जब मैं छोटा था कि जो मशहूर कारी वो पढ़ते थे, तो उससे मैं इंसाइट हो गया और मुझे शौक़ पैदा हो गया कि मुझे सीखना चाहिए। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता घर वालों ने सपोर्ट किया मुझे और मैं 11 साल की उम्र में बाकायदा तौर पर मतलब इस फील्ड में इंटर हो गया। और इसमें होते होते मैं मतलब आपके लोकल जो कंपटीशन उनमें फिर जो है नेशनल फिर इंटरनेशनल इस तरह आगे बढ़ा। माशाल्लाह। अच्छा, मैं चाहूँगी कि अगर ये खूबसूरत आवाज़ में अपनी क़िरत के साथ कुछ आयात अगर हमें सुना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। میگن که با همین صوت ملکوتیتون تقریبا یه 5 دقیقه بعد دارین شما یه تلاوت خوبی شما اگر بسیار سپاس. आपको माइक लगा हुआ है? بله چیز زدن دیگه. بله بله नजम साहब लगा हुआ, बस ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमनर रसूल बिमा कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيम. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मैं चाहूँगी आप नजम साहब इनको बताइए कि इनका कलाम हमें बहुत अच्छा लगा है, और आखिर में मैं चाहूँगी कोई थोड़ा सा अगर आप इनसे ये पूछे कि आगे ये क्या अपने हवाले से सोचते हैं कि इनको आगे क्या करना है इसी फील्ड में। सही सही, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एज ट्रांसलेटर और आपके खाने फरहंग इनको लेके आया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, आपका, आपके प्रोग्राम का, जो आपके तवज्जुह से इतने लाखों अफराद के इस कुरानी आयात के सुनने के आप वसीला बन गए।
तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ अपने कस के अव्वल तशक्कुर میکنم شما که زحمت کشیدین اینجا آمده با صوت ملکوتی و تلاوت خیلی خوبی اجرا کردین که هم ایشون هم همکارانشون هم بینندگانشون خیلی لذت بردن که همه زنده تقریبا میلیون ها نفر الان زنده دارن، زنده فصل می زنده گوش میکنن. حالا میپرسن خانومه که شما آینده مثلا چه هدفی بزرگتر از این تو این زمینه میخواین که مثلا اینو ادامه بدین، به چی میخواین برسین؟ هدف که خب مشخصه، هدف مشخصه و یک چیز درونی و دلی هستش این کار و اینقدر معنویت داره که قطعا میتونه تاثیرگذار باشه، اولا برای خودم و امیدوارم که برای دیگران هم تاثیرگذار باشه، چون قرآن کتاب الهی هستش و سخن خداوند هست، حرف حقه و قطعا میتونه تاثیرگذار باشه. ये साहब जनाब अमीर हुसैन अनवारी साहब कह रहे हैं कि मैं मतलब इस चीज़ के अंदर ख़ास तौर पर कुरान के हवाले से, वैसे तो किसी भी फील्ड के अंदर और किसी भी ट्रेड के अंदर बंदे को आगे बढ़ना है तो उसका कहीं पे एंड नहीं होता, ख़ास तौर पर कुरान करीम में इसका कोई एंड नहीं है। मैं मतलब जितने भी आगे बढ़ना चाहूँ आगे निकल सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि मैं ख़ुद अपने नफ्स पे जो इस कुरान के असरात को, अपने नफ्स पे जो इस असरात को मैं मुसल्लत करूँ, मेरी कोशिश होगी कि मैं मतलब इसके मफाहीम से मैं ख़ुद बहरामंद हो जाऊँ कि इसकी जो अल्फाज हैं, जो तिलावत है, जो क़िरात है, उसके साथ साथ जो ज़ाहिरी जो चीज़ है कि वो मेरी बातिन पर भी जितने हो सके असरअंदाज हो। बहुत खूब, अल्लाह ताला आप ज़ाहिर इनको कामयाब करे और बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है। बहुत शुक्रिया नजम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी। कारी अमीर हुसैन अनवारी हमारे साथ थे। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद बहुत ख़ास मेहमान है जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। नदम शाह साहब भी हमारे साथ होंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम जिस खूबसूरत अंदाज में इन चारों ने पेश किए, क्या ही बात है। बड़े ख़ास मेहमान हमारे, और ये ग्रुप है अनवारुल हुदा तवाशे ग्रुप, जो कि अस्माए हुस्ना इस खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं कि इन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। और इस वक्त जो तशरीफ़ फरमा है, मैं उनके नाम भी आपको बता देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ अहमद रज़ा यज़दानी साहब मौजूद हैं, उसके साथ हम देख रहे हैं मादी गरीबी हमारे साथ हैं, हुसैन अरबिस्तानी इस वक्त हमारे साथ हैं, और सादिक महलाती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ईरान से तशरीफ़ लाए हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अस्माए हुस्ना हमारे सामने पेश किए। और नजम साहब, मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर आप मुझे बताइएगा इस ग्रुप के हवाले से, कब से ये तैयारी कर रहे थे, कहाँ कहाँ इन्होंने ये नाम खूबसूरत अंदाज में पेश किए इस तरह से, ज़रा इस ग्रुप के हवाले से थोड़ी सी डिटेल्स दीजिए। नगरमी पुरसान आगाय अरबिस्तानी के तासीस शुदे चंद साल शुदे व कुदूम किश्वरहा या कुदूम शहराय दाखिल ईरान शुमा इजरा कردید برنامه را بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت مجری محترم و عوامل صحنه و همچنین بینندگان عزیز و محترم پاکستان. گروه حدود 10 سال هست که تأسیس شده و در این 10 سالی که از تأسیس گروه سپری میشه کارهای به زبانهای مختلف، اردو، عربی، فارسی، انگلیسی ترکی ساخته شده که در سطح بین الملل اجرا شده و سفرهایی هم که دوستان داشتن در ایران که در اکثریت شهرها سفر داشتن و سفرهای بین المللیشون هم 2 مرتبه در عراق بوده که در همین سال گذشته انجام شده. ये तकरीबन 10 साल पहले इन्होंने इसको बुनियाद रखी थी, अनवारुल हुदा के नाम से ग्रुप को बना दिया था। इस ग्रुप के बनने के बाद जो उन्होंने मतलब मुख्तलिफ सिर्फ फ़ारसी के अलावा मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में भी उन्होंने अपने परफॉर्मेंस जो मंकबत वगैरह जो है उसमें पढ़ने का मिलके जो पढ़ लेते पेश किए। इसमें फ़ारसी तो उनकी मादरी ज़बान है, अरबी है और इंग्लिश में भी उन्होंने कोशिश की है और तुर्की में भी कोशिश की, और साथ उन्होंने कुछ चीज़ें उर्दू में भी। अच्छा, मैं छोटी सी माजरत चाहूँगी आपकी, मैं ना बात काट रही हूँ, छोटी सी गुजारिश आपसे बस ये करूँगी कि खूबसूरत सी मनक़बत अगर ये पेश कर दें थोड़ी सी और, तो बहुत अच्छा होगा, उनके बड़ा खूबसूरत सा माहौल भी है। और एक उसके साथ ही हम ब्रेक ले लेंगे और इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। अब मनक़बत का थोड़ा सा
در شان پیامبر اسلام چیزی که در شما بله، اثری که همکنون میخوایم اجرا کنیم و تقدیم کنیم اثری است با عنوان پیامبر اعظم که به 3 زبان عربی، فارسی و اردو ساخته شده. صحیح. ये आपके खिदमत में अभी पेश करेंगे एक नात रसूल मकबूल है, बिल्कुल इसमें जो है वो एक साथ अरबी में, फारसी और उर्दू का कुछ हिस्सा भी साथ पढ़ के सुना देंगे। बिस्मिल्लाह। या मुहम्मद या मुसद्दम या मुअय्यद या मुमज्जद या नबी अल्लाह या सफी अल्लाह या नबी अल्लाह या सफी अल्लाह या वली अल्लाह या मुहम्मद या नबी अल्लाह या सफी अल्लाह या वली अल्लाह या मुहम्मद बिक़ैद الجهل والعدم نمضي إلى اللذات والظلم حتى بعثت سيد الأمم تتلو لنا القرآن ذا الحكم. जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बोल के जायके। मैं हूँ शेफ़ मायदा सिद्दीकी। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अकेली क्यों हूँ, क्योंकि हमें थोड़ी सी देर में सहरी ज्वाइन करेंगी। आज ही हम बनाने जा रहे हैं हमारी 2 बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़, जो कि है बीफ चस्का बोनलेस के साथ जो हम बनाएंगे, और दूसरी रेसिपी है हमारी करशी की इलायचीन की, जिससे हम लस्सी बनाएंगे। तो दोनों रेसिपीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम अपने हाथ वॉश कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। खाना बनाने से पहले आप सबके किचन में जो है वो लाजमी लाइफ बॉय का होना बहुत ज़रूरी है। हम इसके सिर्फ 2 ड्रॉप्स लेंगे और जी आप देखेंगे कि कैसे जो है वो हम झाग बनते चले जाते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे इसके सिर्फ 2 ड्रॉप्स लेंगे लाइफ बॉय के, और जी आप देखेंगे कि कैसे झाग बनते जाते हैं। और ये आपके किचन में होना बहुत ज़रूरी है खाना बनाने से पहले जी। तो ये हमारे हाथ वॉश हो गए हैं और जी हम अपना अब काम स्टार्ट करेंगे, हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। और हम सबसे पहले जो बनाने जा रहे हैं वो है बोनलेस चस्का बीफ, जिसके लिए हम पहले अपने पॉट को प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाएंगे ताकि हमारा जो पॉट है वो गर्म हो जाए। सबसे पहले हम लेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अगर जो हम आ जाते हैं तो हम सबसे पहले लेंगे बीफ बोनलेस, जिसको हमने पहले से बॉईल करके रख लिया है अपने टाइम को सेव करने के लिए। और इसके अंदर थोड़ा सा हमने बीफ टेंडराइज़र लगाया था मैरिनेशन के लिए। अब इसके अंदर हमने लिया है टोमेटो प्यूरी, अनियन लिया है, दही ली है हमने इसके अंदर ली है क्रीम, हमने अदरक लिया है, हमने जूलियन करके हमने ग्रीन चिलीज़ ली हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास है सॉल्ट, कसूरी मेथी, धनिया, ज़ीरा, हल्दी, काली मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर और अदरक लहसुन, जो कि आपके हर किचन में मौजूद होता है। तो जी हम स्टार्ट ले रहे हैं। हमारा जो पैन है वो प्रीहीट हो चुका है। हम यहाँ पर ऑयल डालेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना। जी जनाब, जी मैं भी इस वक्त शेफ मायदा को ज्वाइन कर चुकी हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और आज मैं देख रही हूँ आपको बड़ी मज़े की चीज़ें बना रही हैं, और आपकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है। तो क्या बना रही हैं आज आप? जी सरिश, आज हम बना रहे हैं बीफ बोनलेस चस्का। ठीक है, जो आपके बोनलेस चस्का जी आपके घर में सारे ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे। ठीक है, उससे आज हम बनाएंगे झटपट सी रेसिपी, और इसके साथ हम बनाएंगे इलायचीन से लस्सी। ओहो, गर्मियाँ आ चुकी हैं, इलायचीन से आप बना रही हैं लस्सी, तो मेरा ख्याल है आपकी हेल्प कराने के लिए मैं भी पहले अपने हैंड वॉश कर लेती हूँ। तो जनाब यहाँ से मैं लूँगी अपना ये लाइफ बॉय का लिक्विड सोप, और मैं आऊँगी जनाब अपने सिंक के पास, जहाँ पर ये हमारा लाइफ बॉय का ऑलरेडी भी पड़ा हुआ है, मैं भी ले आई हूँ। ये 2 ड्रॉप्स मैंने डालें, और जनाब मैं अपने हाथों को इससे वॉश करूँगी, और ये आपको देगा
100% प्रोटेक्शन जर्म से, और विद इन 10 सेकेंड्स आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो ये आपके किचन में लाजमी होना चाहिए। तो इस रमज़ान लाइफ बॉय का लिक्विड हैंड वॉश लेके आइए और अपनी खुशियों को महफूज बनाइए। जी शेफ़ माहिदा, आपने फटाफट अनियन फ्राई करने शुरू कर दिए। हाँ जी, हमने इसके अंदर सहरिश 3 to 4 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है। उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसके अंदर, और हमने इसके अंदर अनियन को रख दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, अनियन को थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा ब्राउन कलर देना है। उसके बाद हम अपने बाकी चीज़ों की तरफ आएंगे। अच्छा, हमने बीफ को पहले से, मैं फिर रिपीट करूँगी, बॉईल करके रखा है। 90% हमने कुक किया है इसको, और थोड़ा सा जो है हमने टेंडराइज़र इसके अंदर पहले से डाल दिया था। आप पपीता भी लगा सकते हैं। हमने बीफ टेंडराइज़र यूज़ किया था इसके अंदर। सही। चले, जब तक आप अपने अनियन फ्राई कर रही हैं, मैं अपने नाज़रीन को बता देती हूँ कि हमारे पास जनाब किचन में लेमन मैक्स का लिक्विड सोप मौजूद है, जो कि सिर्फ 2 ड्रॉप्स आपको स्कॉच ब्राइट पे डालना है और फ़ौरन से एब्जॉर्ब करेगा, झाग बनता जाएगा। 3x मोर टाइम से आपकी ग्रीस को कट करेगा। बर्तन धुलते जाएंगे, मेहमानों के आने की कोई टेंशन ही नहीं। और इतनी अच्छी खुशबू बर्तनों से आती है कि मज़ा आ जाता है। मतलब ना, जब आप, ज़ाहिर है समटाइम ऐसा होता है कि बर्तन धुले भी होते हैं लेकिन उसमें से एग की स्मेल आती है, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ की स्मेल आती है जो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, धुलने से भी नहीं जाती। तो अगर आपके पास लेमन मैक्स का लिक्विड सोप मौजूद है तो ये मुमकिन ही नहीं है कि बर्तनों में किसी भी किस्म की स्मेल रह जाए। तो ये अपने किचन में लाजमी रखिएगा। इसके साथ साथ जनाब हमारे किचन में एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मौजूद है, जो कि इस दफ़ा रमज़ान में ख़ास तोहफ़ा है हमारी अम्मियों के लिए। हमारे किचन के कैबिनेट के अंदर एक ख़ास जार होता है जिसमें पत्ती रखी होती है, जो हमारी अम्मियों को बहुत अजीज़ होता है, और वो हमेशा ही कहती हैं कि जहाँ से उठाओ वहीं वापस रखना। तो इस दफ़ा लिप्टन लेके आया हमारी अम्मियों के लिए, हमारे लिए ख़ास तोहफ़ा। वो है लिप्टन का ये जार ऑफ जॉय, जिसके अंदर पत्ती है, जो कि आपके किचन की रौनक को बढ़ाएगा। ये लाजमी लेकर आइए। जितनी बार आप चाय बनाएंगे उतनी बार गोल्डन कलर आएगा, और क्या रिफ्रेशिंग चाय बनती है, जायका भी लाजवाब होता है। और बाकी जनाब ये जार तो है ही बेहतरीन, आपके किचन की रौनक को बढ़ाने के लिए लिप्टन का ख़ास तोहफ़ा है। तो मैं तो ढेर सारे ख़रीद के ले आई हूँ, आप भी लाजमी लेके आइए, क्योंकि ये रमज़ान का ये स्पेशल तोहफ़ा है जो कि सिर्फ लिमिटेड एडिशन है, रमज़ान के बाद में भी ना मिले। तो इसलिए बेहतर है कि आप रमज़ान में ही ले आएँ। अभी भी कुछ रोज़े बाकी हैं, मार्केट में अवेलेबल है। जी माहिदा जी, हमने अनियन को यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपने देखा होगा जैसे बीफ स्ट्यू बनता है, हाँ। ठीक है, उसमें अनियन खड़ी खड़ी होती है, तो ये भी उसी तरह का है। अब हम इसके अंदर टोमेटो की प्यूरी डालेंगे, ठीक है, जो हमने पहले से करके रखी थी। छिलके आप नहीं लेंगे इसके अंदर। ये जब तक थोड़ा सा यहाँ पर पकेगा, हम तब तक वहाँ पर अपना जो दही के साथ हमने मसाला बनाना है वो हम आपको बनाना सिखाते हैं। चलें जी, ज़बरदस्त। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि हमारे पास पामोलिव सोप भी है। तो अगर आप अपने पास सोप रखना चाहते हैं किचन में, क्योंकि मुझे भी बार बार हैंड वॉश की आदत है, तो भले मेरे पास लिक्विड सोप हो, दूसरा सोप हो, मैं सभी किचन में रखती हूँ। तो ये भी बहुत जेंटली आपके हाथों को साफ़ करता है, आपके हाथ अकड़ते नहीं हैं, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र इसके अंदर होता है। और अगर आप इसके डिफरेंट फ्लेवर्स देखें तो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि हमारे पास रोज़ पेटल और मिल्क एक्सट्रैक्ट के साथ पिंक कलर का पामोलिव मौजूद है, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा, उसकी डलनेस को ख़त्म करेगा, और जनाब आपके हाथों को जेंटली वॉश हो जाते हैं। बड़े अच्छी सी रिफ्रेशिंग सी खुशबू भी आती है, जो कि आई थिंक सो किचन में काम करने वालों के हाथों से आनी चाहिए। अच्छा हाँ जी, अब हम आपको बता देते हैं जो हम दही से ये पूरा मिक्सचर रेडी करेंगे मसाले डाल के। जब तक हमारा यहाँ पर ये पक रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर दही लेंगे तकरीबन हाफ कप जितनी, ये हम आधी ले लेंगे इसमें, ठीक है। हम यहाँ पर दही लेंगे, आपने इसको अच्छी तरीके से फेंटना है, सॉरी। और इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ठीक है, 1 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर, हम इसमें सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून जितना, आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हैं। हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून जितना, हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, और हम इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून जितना। आपने सारे मसालों को 1 टीस्पून डालना है। इसको हम अच्छी तरीके से यहाँ पर फेंट लेंगे, लम्स इसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है जी।
ये हमने इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब जी हम इसके अंदर इस पॉइंट पे आके यहाँ पर हम इसमें बीफ डालेंगे ताकि बीफ भी हमारा साथ में ही भुन जाए। वैसे तो ये कुक धुआ हुआ है, ये साथ में ही इसके यहाँ पर भुनाई हो जाएगी इसकी। और फिर जो है वो हम इसमें जो दही के अंदर हमने मसाले डाले हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें एक साथ ही जबरदस्त। ये तो मुझे लग रहा है बड़े मज़े का है ना, खड़ा खड़ा बिल्कुल ये मसाले के साथ बनेगा। ड्राई भी होगा, होता है ना उनको, ये बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, और ये आप बिल्कुल ड्राई भी उस पर खा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है हमने इसको मिक्सिंग कर दी। अब हम जो है वो अपना सारा ये बैटर इसके अंदर जो हमने मसाले के साथ बनाया है वो हम इसी के अंदर ही ऐड कर देंगे अब। ठीक है, सारे फ्लेवर्स वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर अब आ जाएंगी। और जी इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे हमारी ग्रीन चिलीज़। ठीक है, ये आपने बहुत सारी डाली हैं क्योंकि ज़्यादातर फ्लेवर इसमें इसी का ही आएगा। ज़बरदस्त मायदा, बेहतरीन। और ना जितने भी मीट लवर्स हैं ना उनके लिए ट्रीट है ये। ऐसे ही है, ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। अच्छा, वैसे मैं खुद भी चूँकि गोश्त खोर हूँ मुझे भी गोश्त बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे हैरत होती है कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो प्रॉपर वेजिटेरियन होते हैं, पता नहीं गोश्त के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। मैं तो चाहती हूँ सब्ज़ी में भी गोश्त डालाओ। हाँ, अच्छा मैं इतना नहीं हूँ गोश्त खोर। अच्छा नहीं, मैं इतनी ज़्यादा नहीं हूँ। ये हम यहाँ से उठा लेते हैं और जब तक ये कुक हो रहा है तब उस साथ साथ हम अपनी आ जाएंगे इलायची की लस्सी पे। ठीक है, लेकिन मीट जो है ना वो खाना चाहिए हफ्ते में 1 से 2 बार। ये आपके आयरन को ना, आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होने देता, आपकी बॉडी में आयरन की मिकदार सही रहती है अगर आप मीट किसी ना किसी तरीके में, मतलब भले आप मटन लें भले आप बीफ लें। हाँ जी, ये यहाँ पर इसको हल्की आंच करके थोड़ा ढक देते हैं। हाँ जी, ये बस ड्राई होगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो कुकड हैं। टमाटर भी हमने ब्लांच किए हुए थे पहले से, तो वो भी कुक थे, उसकी प्यूरी डाली है। ये ड्राई होगा तो हम इसको थोड़ा सा वो करके इधर ही छोड़ देंगे। हम अपनी इलायची लस्सी की तरफ आ जाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन उसको ये बिल्कुल मुनफरिद बनाएगा हमारा करशी का इलायची, जो कि डिफरेंट फ्लेवर्स में आएगा। ठीक है जी, आपने इसके अंदर बहुत सिंपल है, मिल्क ऐड करना है। तकरीबन 2 कप जितना आप इसके अंदर मिल्क लेंगे। ठीक है, आपने इसके अंदर जो है वो दही ऐड करना है 3 to 4 टेबलस्पून जितना हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। क्या बात है। ठीक है, और हम इसके अंदर अब जो चीज़ ऐड करेंगे वो है हमारा करशी का इलायची, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग है। और ऐसे बन जाएगी इलायची लस्सी। इलायची लस्सी। और थोड़ा सा हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, बिल्कुल पिंच के हिसाब से, बहुत थोड़ा सा हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे और हम इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देंगे। ज़बरदस्त जी। अच्छा, कुछ लोग अफ्तार में लाजमी लस्सी का इस्तेमाल करते हैं। अफ्तार में भी और सहरी में भी। हाँ। तो एक बार फिर से अपनी ये वाली रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं कि इसमें आपने क्या क्या डाला है। इसमें जनाब मायदा ने बोनलेस बीफ लिया है, इसकी छोटी छोटी बोटियां करवा ली तकरीबन 1 किलो के करीब। अनियन जिसमें 3 मीडियम गए हैं, उसके साथ नमक 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून है। टमाटर 2 बड़े थे जो कि प्यूरी बनाई गई, उसके छिलके रिमूव करने के बाद। दही इसमें 300 ग्राम है, ऑयल 200 ग्राम्स है, रेड चिली पाउडर गया, हल्दी गई, धनिया पाउडर गया, ज़ीरा पाउडर गया, ब्लैक पेपर गया। अभी इसमें खुश्क मेथी डलेगी, इसके अलावा क्रीम डलेगी और एंड में जनाब इसकी गार्निशिंग होगी जिंजर और ग्रीन चिलीज़ के साथ। चलें जी मायदा, ये हमारी ये आपकी लस्सी रेडी हो गई। रेडी है, ये भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, हम इसके अंदर बस ये क्रीम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितनी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, बस हमने इसको हल्का सा टेक्सचर देना है। इसको अच्छी तरह भून लेना है अब। हाँ जी, भुनाई इसकी ऑलमोस्ट हो गई है, बस हमने क्रीम डाली है।
अच्छा, एक बार फिर से हमने चार्ट दिखा दिया है, तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने रिपीट भी किए थे। हाँ जी। और वो आपने जनाब अच्छे तरीके से नोट कर लेने हैं ताकि आपकी रेसिपी अपने अफ्तार में जो है ट्राई कर सकें। यकीनन आपके घर वालों को पसंद आएगी। इसमें बीफ बोनलेस है 1 kg, प्याज 3 अदद है, नमक 1 चम्मच है और जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून है, टमाटो 2 लार्ज हैं, दही 300 ग्राम, ऑयल तकरीबन 200 ग्राम, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, टर्मेरिक 1 टेबल स्पून और उसके अलावा 1/4 है टर्मेरिक, कोरिएंडर पाउडर है वो 3/4 टेबल स्पून है और उसके अलावा ज़ीरा पाउडर इसके अंदर 1 टेबल स्पून है, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून है, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून है, क्रीम है और एंड में जनाब इसको हरी मिर्चों और अदरक जूलियन कटिंग हुआ मौजूद हो और उसका इसकी गार्निशिंग हो जाएगी। जी, ये हमारा रेडी है। अब हम लास्ट में इसके ऊपर कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे करके तकरीबन 1 टीस्पून जितनी हम कसूरी मेथी इस पे डालेंगे। ठीक है, आप इस पॉइंट पे आके इसके अंदर कलौंजी भी डाल सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है। और ये है जनाब बोनलेस चस्का बीफ। हाँ जी, क्या बात है, बड़ी मुनफरिद सी रेसिपी है, मैंने पहले से ट्राई नहीं की थी। जी, ये हमारा रेडी है, बहुत ही कम ऑयल में बनता है। ठीक है, हम इसको अब यहाँ पर सर्व कर देंगे अपने बॉल में। यहाँ पे हम इसकी चलें सरिश, अगर आप प्लीज़ टिश्यू मुझे पास कर दें। जी जी, क्यों नहीं, ये लीजिए स्पून। ज़बरदस्त मायदा, बेहतरीन। ये इसके सारे मसाले कड़क सा नान हो इसके साथ तो क्या ही मज़ा आएगा इसको नोच फरमाने का। तो ये जनाब आपने लाजमी ट्राई करनी है और हमें फ़ीडबैक देना नहीं भूलना कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है और घर वालों ने कितनी तारीफ़ की है, ये सभी आपने बताना है। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल बोल के जायके सेगमेंट, जिसके नीचे आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अपनी राय से हमें आगाह करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। हम उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे, कोई फरमाइश हो तो वो भी आप कर सकते हैं। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगी कि वो दोनों रेसिपीज़ की ये फ़ाइनल जो लुक है वो दिखा दें। जी, ये हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो चुकी हैं। चलें जी, चलिए जी, इसके साथ ही शेफ़ मायदा को और मुझे बोल के जायके से इजाज़त दीजिए। अब आपसे वापस मुलाकात होती है स्टूडियोज़ में एंड थैंक यू सो मच। माशाअल्लाह, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरा वस्त बयां हो किसे माशाअल्लाह, तेरा वस्त बयां हो कैसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ाई, इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, जिब्रील अमी की रसाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरी एक नजर के तालिबे तेरी एक नजर के सुभान अल्लाह, तेरी एक सुखन पर कुर्बान, बीज तेरी एक सुखन पर कुर्बान, ये सब तेरे दीवाने,
ये सब तेरे शैदाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम जिसका इंतखाब किया है रमीज़ कादरी साहब ने, जो कि हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और नाजरीन, बड़े ख़ास मेहमान इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। कराची में कायम अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट हॉस्पिटल, जो कि 40 बरस कबल लगाया गया पौधा आज तनावर दरख्त बन चुका है, जो कि ना सिर्फ गरीबों और मुस्तहिक अफराद की मदद में पेश है, बल्कि आज अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर अस्पताल से इलाज करवा के लोग अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम मुल्क भर में अस्पताल, क्लिनिक्स, मुफ्त मेडिकल कैंप्स, सालाना लाखों मुफ्त ऑपरेशन किए जाते हैं। मजीद इस इदारे के हवाले से एक वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के चेयरमैन हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपकी आमद का। ये मनाजिर जो कि रिपोर्ट में आप देख रहे हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में ये नादार लोग हैं जो कि सहारे की तलाश में थे, जिनको सहारा मिला अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट से। यहाँ पर इनमें राशन की तकसीम है जो कि आपके सामने है। इसके अलावा कई क्लिनिक्स हैं, अस्पताल हैं जहाँ पर इनका इलाज भी हो रहा है। तो खिदमत खल्क जो है वो अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट की जानिब से भरपूर अंदाज में की जा रही है और कैंप्स भी लगाए जाते हैं। ये सारी सूरत हाल जिस पर आज बात करेंगे। जी, ये आपने सूरत हाल देखी, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब मेरे साथ मौजूद है। माशाल्लाह तमगा इम्तियाज़ इनको मिल चुका है। चीफ पैटर्न अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये मेंबर भी रहे सिंडिकेट के, डाओ में भी, सिंध मेडिकल में भी और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में भी, जुना मेडिकल में भी। तो माशाल्लाह खिदमात आपकी बेशुमार हैं कि अगर मैं उनको गिनवाना शुरू करूँगी तो एक लिस्ट है। तो बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपकी आमद का। कहिएगा, हम लोग आजकल ख़ास तौर पर रमज़ान में बहुत सारे ऐसे वेलफेयर इदारे जिनके रूह रवां जो है उनसे हमारी मुलाकात हो रही है, वो ये बताते हैं कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, चीज़ें अब काफ़ी बदल गई हैं। महंगाई ज़ाहिर है अपने उरूज पर है इस वक्त। एक गरीब शख्स के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। ऐसे में वो लोग जो कि एक फलाही इदारा चला रहे हैं, उनके लिए भी अब काम करना इतना आसान नहीं रहा। तो आपका क्या तजुर्बा है इन हालात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जो लोग ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ज़ाहिर है 2 साल तो हमारे कोरोना ने तबाह किए, अब डॉलर वर्सेस रुपए ने भी हालात ख़राब किए। बिल्कुल, रोज़ ऐलान होता है फ़लाँ चीज़ महंगी, फ़लाँ चीज़ महंगी, फ़लाँ चीज़ महंगी। तो इससे काम में दुश्वारी होती है, लेकिन जैसे काम में दुश्वारी होती है वैसे अल्लाह माविनीन की तादाद में भी इजाफ़ा कर देता है। आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ एक अल-मुस्तफ़ा तंजीम है जिसने दांतों की फ्री सर्जरी सिंध में भी की, पंजाब में भी की, बलूचिस्तान में भी की, KPK में भी की और आज़ाद कश्मीर में भी की। माशाअल्लाह। फिर इसी तरह और अंदाज़ा लगाइए, होंठ कटे और तालू कटे बच्चे, उनके 62,500 से ज़ायद ऑपरेशंस अल-मुस्तफ़ा ने फ्री किए हैं। अच्छा। फ्री कैसे किए? वो डोनर डोनेशन देता है और जो मरीज़ आता है वो अपने बच्चे को तो रोता हुआ ले आता है, लेकिन जब उसका ऑपरेशन होता है और बिल्कुल उसका कटा हुआ होंठ नज़र नहीं आता तो खुशी खुशी दुआएं देते हुए वो लोग चले जाते हैं। इसी तरह महंगाई के असरात के बावजूद 2,20,000 से ज़ायद सफ़ेद मोतिया की फ्री सर्जरीज़ हमने गांव देहात में जाकर की। क्या बात है। ये ना कराची में करना और बात है, लेकिन वो गांव जहाँ आँखों का डॉक्टर ही नहीं है, वो गांव जहाँ आँखों का ऑपरेशन थिएटर नहीं है, वहाँ 2,20,000 हो गए। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के राह में कोई बंदा निकल जाए, काम करे, तो अल्लाह ताला गैब से उसके लिए वसाइल अता फरमा देता है। हमारे नबी, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि मुझे कोई एक आदमी ऐसा बताओ जो अल्लाह के राह में ख़र्च करता हो और उसके माल में कमी हो गई हो। तो उन्होंने कहा कोई हमने नहीं देखा है। तो हमने भी यही देखा कि चूँकि इस इदारे का नाम ही नबी की निस्बत से अल-मुस्तफ़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं, देते हैं और गैर मुतवक्के तौर पर अपना नाम भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा नाम न बताएं
अल्लाह उनको यकीनन अजर देगा उनका। अच्छा हाजी साहब, अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस वक्त आपको देख रहे हैं, माशाल्लाह काम जो आपके हैं वो सभी को नज़र आ रहे हैं, ना सिर्फ इस शहर में बल्कि दीगर शहरों में भी जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग मौजूद हैं, जिस तरह हम लोग देखते आए हैं। इससे पहले आप लोगों ने गज़ा, फ़लस्तीन और शाम के और दीगर जो जंगज़दा इलाके हैं वहाँ पर मौजूद मुसलमान बहन भाइयों की मदद के लिए भी बहुत काम किया है। जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं वो किस तरह मदद कर सकते हैं आपकी? ज़ाहिर है कि ये अगर हमारे अल-मुस्तफ़ा का यहाँ जो आपने दिखाया था उसमें नंबर भी चला था, फ़ोन नंबर भी, PTCL नंबर भी, और उसको मदद करने के लिए मुख्तलिफ जो तरीक़े होते हैं सब उसमें मेंशन है। और मैं अभी जाते हुए बाद में आप ताकि ज़रा दिखा सकें लोगों को, मैं एक नमूना भी ले आया हूँ ताकि लोग अगर मदद करना चाहें तो लोग रब्ता करें। लेकिन अगर कराची में सिर्फ महदूद होती तो भी लोगों को रब्ते में शायद दुश्वारी होती, लेकिन कराची में मिसाल के तौर पर औरंगी में भी है, कोरंगी में भी है, लियाकताबाद में भी है, फेडरल बी एरिया में भी है, सुरजानी में भी है, मलीर में भी है, सऊदाबाद में भी है। तो कराची के कुछ हिस्से हुए, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जाएंगे अल-मुस्तफ़ा का नाम देखेंगे। तो हाजी साहब, इसमें हुकूमत की भी कोई आपके साथ कोई कोलैबोरेशन या ताउन है, या फिर आप ये ट्रस्ट अकेले ही चला रहे हैं और सिर्फ डोनेशंस पे चल रहा है? अल्लाह के फजल से चल तो डोनेशन पे ही रहा है, लेकिन कभी कभार हुकूमत की तरफ से ताउन इसमें मिल जाता है। और हुकूमत से ज़्यादा जो मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ, मसलन अल-मुस्तफ़ा में जो एक्सरे सेंटर, एक्सरे लगा हुआ है, एक्सरे, वो एक्सरे की मशीन जापानी कौंसल जनरल ने जापान से ख़रीदी, यहाँ मंगवाई, नस्ब की, हमारे लोगों को ऑपरेट करना सिखाया। ऐसी एक्सरे सेंटर की मशीन जो है हमारे और कराची में जनरली इतनी नहीं है। फिर और आगे बढ़िए, जापान के कौंसल जनरल ने 3 हमारे लिए उन्होंने ऑपरेशन थिएटर्स बनाकर ऑपरेटिव करके उन्होंने दे दिए। ऐसे ही होंठ कटे तालु कटे बच्चे का जिक्र हो रहा था, तो उसकी मशीनें कुछ पुरानी हो गई थी, तो फिर मैंने जिक्र किया तो रजब तैयब उर्दुगान तुर्की के सरबराह हैं, उनकी तंजीम है टीका, उन्होंने आकर सारा ये मशीन जो है वो नई उन्होंने लगा दी। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मेरा एक ख़ास ताल्लुक़ था, इसलिए कि मैं अल्लाह के फजल से 3 मरतबा MNA, 1 मरतबा काउंसलर, 4 मरतबा फेडरल मिनिस्टर रहा, लेकिन वक्त इज़्ज़त से गुजरा। कोई एक फूटी कौड़ी का भी मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। वो आए तो मुझसे मिलने के लिए आए और उनका ये ऐसा, आपकी जो ब्लड बैंक की मशीन है पुरानी हो गई है, अब आप इसको तब्दील करें। मैंने कहा ठीक है कर देंगे। मेरा अंदाज़ा था 20-25 लाख का ख़र्चा होगा, लेकिन जब हमने उसका एस्टीमेट निकलवाया तो उस वक्त के 1 करोड़, आज के पता नहीं कितने करोड़ होंगे, उस वक्त के 1 करोड़। तो एक फैमिली के पास में फ़ोन ने किया कि मैं आ रहा हूँ, तो 5 भाई जमा हो गए और मैंने उनको फिजिबिलिटी की रिपोर्ट दी और उन्होंने माशाल्लाह 1 करोड़ की सारा काम उन्होंने ख़ुद कर दिया। तो करने वाले देने वाले तो हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। एक बांसेरा में एक इलाका है ऊगी, वो 8000 फुट की बुलंदी पर एक हॉस्पिटल पहाड़ पर ऊपर बनाया, और बनाने के बाद इंग्लैंड से चंदा करके बनाया था, मुसलमानों ने बनाया था। लेकिन उन्होंने कहा भाई साहब अब हमारे लिए चलाना मुश्किल है, तो उन्होंने कहा फिक्र ना करें, आप जब भी कराची आए मिलें, हमारे साथ MOU साइन कर दिया, हमें दे दिया, हम उस हॉस्पिटल को चला रहे हैं माशाल्लाह। तो इसी तरह फैसलाबाद में एक कैप्टन उसामा शहीद हो गए थे, तो मैं उनके भाई के यहाँ ठहरा हुआ था, उनका मेरे बड़े भाई के कैप्टन उसामा शहीद हो गए हैं, आप मिलना पसंद करेंगे? मैंने कहा मेरा फ़र्ज़ है, अब मिलना पसंद क्या, एक बंदा शहीद हुआ, वो फ़ौज का कैप्टन है। हम मिलने गए, उन्होंने कहा मेरा एक ही बेटा था, तो उनको आंखों में थोड़े आंसू आ गए। मैंने कहा देखिए वो एक बेटा था, वो अल्लाह ने बुला लिया अपने पास, अब आपको रोने से कुछ नहीं होगा। आप एक काम करें, आपके पास अगर कुछ रकम है तो आप एक प्लॉट ख़रीद कर अल-मुस्तफ़ा को दें। ईडन गार्डन फैसलाबाद में उन्होंने प्लॉट ख़रीदा, अब उस प्लॉट पर बना हुआ है
कैप्टन उसामा शहीद मेडिकल कॉम्प्लेक्स लोगों के ताउन से फैसलाबाद के और अल मुस्तफ़ा के कारकुनों की मेहनत से वो बन गया। तो आप इरादा करें तो अल्लाह ताला आपको असबाब मुहैया कर देता है। बहुत बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अच्छा, इसमें मैं चाहूँगी थोड़ा सा, चूँकि मैं आई थी आपके पास और अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट में ज़ाहिर है हम लोग वहाँ पे मैंने देखा कि आपने जो बुज़ुर्ग मोमर अफराद थे, मर्द हजरात, उनके लिए ओल्ड एज होम आपने वहाँ बनाया हुआ था। फिर तभी आपने मुझे बताया कि आप एक और जगह पर वो मर्द हजरात जिनकी बीवियाँ भी आप लोगों के पास हैं लेकिन ख़वातीन के अलग ओल्ड एज होम में है, तो इन दोनों को इकट्ठा रखने के लिए भी आप तामीर करवा रहे हैं एक जगह जहां पर दोनों मियाँ बीवी बुढ़ापे में इकट्ठे रह सकें। तो क्या उस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है? अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। पहले तो ये हमारे सामाईन नाज़रीन की खुशी के लिए बता रहा हूँ कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो माशाअल्लाह रहते हैं जिस घर में, उसका नाम है गोशाए सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला, हुजूर के शहीद चचा, उनके नाम पर है। जो ख़वातीन इस वक्त गुलिस्तान जौहर में हैं उनका जो नाम है गोशाए खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पर है। फिर इसके बाद ये भी इरादा हुआ कि अब दोनों को करीब लाया जाए। तो अल्लाह के एक नेक बंदे ने इस सारे काम के लिए जो हमें फ्री ज़मीन दी, उसकी इस वक्त वैल्यू अंदाज़न 1 अरब रुपए होगी जो फ्री दी उसने। उस पर 1 अरब रुपए का काम लोगों के ताउन से हो चुका है। अब उधर उनको यहाँ लाने के लिए ख़वातीन को, और बच्चियाँ जो यतीम होती है, यतीम खाना बच्चों का तो हमारा है, लेकिन अब यतीम खाना बच्चियों का भी लोगों ने कहा बनाओ, तो हमने बनाना शुरू किया। 3 मंजिलें उसकी चढ़ चुकी हैं। अब चौथी भी इंशाल्लाह अगले साल के मुकम्मल होने से पहले इट विल बी ऑपरेटिव, ये काम शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से दूसरे और शोबों में, मसलन एक फ़ोन मुझे आया, मैं जब लेबर मिनिस्टर था तो बूरे वाला से फ़ोन आया आप अगर आ जाएं, तो एक खातून का इंतकाल हो गया है, 1 एकड़ ज़मीन शहर के अंदर वो अल मुस्तफ़ा को देना चाहती हैं। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, बोला नहीं हिम्मत करके आ जाएं। तो मैं चला गया। अब वहाँ भी वेलफेयर का काम हो रहा है, सीनियर सिटीज़न का हो रहा है, बच्चों का काम भी हो रहा है। ज़ाहिर कैसे हो रहा है, बावजूद महंगाई के। लोग देखें ना, अभी रमज़ान की तरावियाँ इफ्तारियाँ हो रही हैं, इफ्तारी में तरह तरह के अनवा अक़साम के खाने हमारे यहाँ सजते हैं ना, तो सब अल्लाह नियत करने पर अल्लाह आपको अजर देता है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि ठीक है खाना खिलाना ज़रूरी है, हमें हुक्म भी है कि भूखे को खाना खिलाओ, ज़ाहिर है तालीमात है जिन पर हमने अमल भी करना है। लेकिन वहीं पर एक बात ये भी हो रही है कि एक सफ़ेद पोश शख्स जिसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, अगर आप उसको साथ में कुछ ऐसा बंदोबस्त करा दें कि उसका ज़रिया मुआश का सिलसिला शुरू हो जाए, उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। खाना तो ठीक है वो खा ही लेगा, लेकिन जाहिर है बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान नहीं दस्तरख्वान तक भी आता, उसकी इज़्ज़त नफ्स उसको मजबूर करती है कि नहीं जाओ। तो उन लोगों के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं कि उनका एटलीस्ट एक ज़रिया मुआश बन जाए? अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तरह फुटपाथों पर बिठाकर खाना खिलाने का सिलसिला शुरू नहीं किया है। हमारे पास भी लोग आते हैं, आप शुरू करें, सारा खर्च हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उनको ज़मीन पर बिठाना, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना, इसका हौसला हमें नहीं है। हम लोग उसके लिए ये करते हैं कि एक हमने जो लोगों को घर घर खाना पहुंचाने के लिए शाबान में कफ़ालत का निज़ाम बनाते हैं। अच्छा, कफ़ालत में शाबान में उनको उनका खाना पहुंच जाता है, पैसे कैश में भी दे दिए जाते हैं। खाना खा कर पकाएंगे कैसे, खाना कैश भी चला जाता है। ये कौन कर रहा है? एक बंदा है, खुदा कर रहा है। अल्लाह उसको बेहतरीन अजर अता फरमाए और हौसला अता फरमाए। तो इसलिए ज़ाहिर है कि इस पर हमें सोचना चाहिए। और अगर हम किसी को बिलफ़र्ज़, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके करीब ही अल मुस्तफ़ा माई होम है, उसमें 200 से ज़्यादा बच्चे यतीम हैं, उनको हम यतीम नहीं कहते, उनको शहज़ादा कहते हैं। और उन शहज़ादों को खाना खिलाने के लिए बिल्कुल बाउंड्री वॉल के अंदर सुकून से बिठाकर और अलग अलग चीज़ें पका कर
खिलाते रहते हैं। सब ऐसा कोई इंतजाम आप लोगों ने कभी सोचा है या फिर है आगे आपके किसी प्रोजेक्ट में कि इन बच्चों की तालीम के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल है कि आपने इस पर काम शुरू किया भी था तालीम के लिए बच्चों की, उस पर क्या अभी पेशरफ्त हुई है, वो कब तक मुकम्मल होगा आपका? तालीम के लिए हो चुका इंतजाम। अच्छा। और ये 200 से ज़ायद जो बच्चे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। अच्छा। इनमें से 44 हाफिज भी हो चुके हैं माशाल्लाह। और यूनिवर्सिटी के और कॉलेज के लोग आ करके कभी ब्रोस्ट खिलाते हैं, कभी आम खिलाते हैं, कभी ऐसी ऐसी मौसम की चीज़ें, अच्छा सूप बहुत बना अच्छी कर बात है, खिलाते हैं। बहुत अच्छी बात है हाजी साहब कि आप लोग ज़ाहिर है खिला भी रहे हैं और इज़्ज़त रफ्स मजरू ना हो तो उन्हीं प्रेमिसेस के अंदर, बाउंड्री वॉल के अंदर इन लोगों को इज़्ज़त के साथ रखा भी गया है, खिलाया पिलाया भी जा रहा है और बच्चों की तालीम का भी आप लोगों ने इंतज़ाम कर रखा है। बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आज से चंद साल पहले पाकिस्तान में पोलियो के हज़ारों मरीज़ हर साल, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 ही जगह पोलियो है। अब इसके बाद यूनिसेफ ने, WHO ने, रोटरी क्लब ने सोचा कि कोई ऐसा बंदा तलाश किया जाए जो वॉलंटरली ये पोलियो के ख़ात्मे के सिलसिले में काम करे, फतवा देने वाले लोगों से रब्ता करके फतवेबाजी को बंद कराए। तो उन्होंने रब्ता कायम करके मेरे पास आए और कहा कि आप ये काम करें, आप ज़रूरत पड़ने पर अंग्रेज़ी बोल भी लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आप अल्हम्दुलिल्लाह इनकी गाइडेंस भी कर सकेंगे। फतवे को रोकना ज़रूरी है। पहले हज़ारों थे, फिर अब सैकड़ों हुए, फिर सैकड़ों से दर्जनों हुए, अब 2 या 4 हो रहे हैं और इंशाअल्लाह। ये बिल्कुल हाजी साहब आप लोगों की ही कोशिशें हैं जिसकी वजह से ये मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ हैं और ये काम हुकूमत के करने वाले हैं जो आप लोग कर रहे हैं और जाहिर है इसी तरह के सिस्टम चल रहा है। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, जिंदगी दे, आप ऐसे ही काम करते रहें। और नाज़रीन इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है और जाते जाते मैं रमीज़ कादरी साहब आपसे गुजारिश करूंगी खूबसूरत सा कलाम कोई आप नजर कर दें तो उसके साथ ही हम लोग फिर चले जाएंगे। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। जो यादें से दिल को बहलाया नहीं करते। और ये दरबारे रिसालत है यहाँ अपनों का क्या कहना। ये दरबारे रिसालत है यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।